नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज मैं जो बात करूँगा, वो होगा बेसिकली ईरान के ऊपर। ईरान का जो स्टैंड है हमास को लेके या ईरान की क्या राजनीति है उस क्षेत्र को लेके उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और दूसरी तरफ ये भी उसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि अमेरिका क्या सोचता है ईरान के बारे में और अमेरिका ईरान की क्या इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है उसकी। बगैर उसके समझना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का गेम प्लान ब्रीफ में मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका के अलावा ईरान खुल के इस समय हमास के साथ है और उसने ये भी कहा है कि इज़राइल जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इज़राइल दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने हमको तो रोका है, मगर स्वयं वो खुल के पूरी तरीके से इज़राइल की मदद कर रहे हैं। और उसका मानना ये है कि इस जंग में इज़राइल अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका भी उसके साथ जुड़ चुका है क्योंकि वो उसको वेपन सप्लाई कर रहा है, पैसे भेज रहा है और फिर उसके अलावा उसने अपने अ, जो युद्ध पोत जिसे हिंदी में कहते हैं यानी जंगी बेड़े भी वहाँ पे तैनात कर दिए हैं वहाँ पे भी और जो पर्शियन गल्फ का एरिया है वहाँ पे भी यानी ईरान के पास गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के पास। ये कह के अमेरिका ने कहा है कि इसलिए मैंने उसने किए हैं कि कहीं ईरान ऑयल सप्लाई है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ से पास होके इंडियन ओशन में आती है, उसमें कोई बाधा ना आए, वो चलती रहे। तो इसलिए अमेरिका का कहना ये है उसने वहाँ पे जंगी बेड़े लगाए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि अ, ईरान के ऊपर अरब देशों का बहुत प्रेशर है कि वो इस जंग में ना उतरे। इसलिए कि उनका मानना ये है अगर इस जंग में उतरा सभी खाड़ी के जितने देश हैं खास तौर से उनका कहना है तो ये जंग जो है वो रीजन में आ जाएगी, उनके रीजन में भी आ जाएगी और उसका बहुत नुकसान होगा पूरे रीजन को। और तेल सप्लाई बंद अगर हो गई तो फिर मुश्किल होगी पूरी दुनिया के लिए। ऑयल इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने का भी खतरा है, खासतौर से यूरोप और अमेरिका और उसके समेत दूसरे देश भी इफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। इस तरह से वो लोग मना करते हैं, प्रेशर डालने कि आप क्या करें। एक कारण और भी है ईरान ने जितनी भी प्रिपरेशन की थी वो उसकी जो हिसाब था वो वहां पे इजराइल के खिलाफ था, लेकिन अब ये है कि वहां पे जब से जंगी बेड़े आ गए हैं तो मैं नहीं समझता कि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ में एक साथ लड़ सकने की क्षमता रखता है। अकेले तो जरूर वो इजराइल के ऊपर को जिसे हिंदी में कहते हैं टक्कर दे सकता था, उसने अपने जो वेपन सिस्टम बनाए थे। और दूसरी बात ये कि अगर जंग होती है और ईरान ज्यादा कुछ थोड़ी ज्यादा भी क्षति पहुंचाता है इजराइल को तो इजराइल जरा भी संकोच नहीं करेगा वहां पे वो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने में। ये दूसरी बात होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। इजराइल के पास बहुत किस्म के न्यूक्लियर वेपन है, छोटे बड़े हर टाइप के हर ग्रेड के और उसको कोई संकेत। दूसरी बात ये कि वो खुल के कहता है कि अल्टीमेटली ईरान से उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने के लिए। इजराइल ईरान का कहना ये है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अगर ऐसा होगा तो उसका जवाब देगा। मगर अभी इस वक्त जो स्थिति है उसमें तो टू नेशन वॉर होगी, दो स्टेट्स मिलकर लड़ेंगे उसके साथ। दूसरी तरफ ये भी है कि वो ईरान ने पिछले कुछ समय में काफी डेवलपमेंट भी किया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बन चुका है। उनके साइंस टेक्नोलॉजी में उन्हीं ने बहुत उनका अच्छा डेवलपमेंट है, जो खास तौर से न्यूक्लियर साइंसेज में जिसको वो कहते हैं कि वो पीसफुल पर्पजेस के इस्तेमाल करते हैं मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों में। इसराइल का कहना ये और अमेरिका यूरोप का कहना ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। ईरान का कहना ये है कि ये हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, बल्कि ये उनका कहना ये है कि ये वेपन न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे बेपनाह लोग मरते हैं और डिस्ट्रक्शन होता है, शायद के शायद बर्बाद हो जाते हैं। और उनका कहना यह है कि इस्लाम के अंदर ऐसे वेपन की कोई गुंजाइश नहीं है, बनाने की कोई इजाजत नहीं देता इस्लाम। ये उनके जो वहाँ के सबसे बड़े
लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei का कहना है या फतवा है, आप जो भी समझ। लेकिन ये इसके अलावा स्पेस फील्ड में भी उनका बड़ा अच्छा योगदान है। फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, और फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2-3 तो उनकी अपनी मोटर उन्हीं ने डेवलप कर ली है, कार्स बना रहे हैं जो बेच रहे हैं, अब दूसरे मुल्कों में भी बेचना शुरू करने जा रहे हैं, और सक्सेसफुल गाड़ी है। फिर उसके अलावा यही नहीं कि बल्कि उनके यहाँ इस समय आप ईरान में अगर जाके कोई देखे, मैं गया था कुछ समय पहले, मैंने देखा सड़कों पे गाड़ियां भरी पड़ी हैं, लोग चल रहे हैं, मार्केट में सामान भरा हुआ है। हालांकि ज़्यादातर चाइनीज़ है, लेकिन ये कि वो स्वयं भी ये बना रहे हैं, वो बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बना रहे हैं, जहाँ पे आने वाले समय में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, कंज्यूमर और दूसरे किस्म का, दोनों किस्म के प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने का उनका प्लान है। और यही नहीं बल्कि उन्हीं ने हेल्थ सेक्टर में भी उनका अच्छा है, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ बाहर से भी लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, और पेशेंट्स भी बाहर से आते हैं उनके अस्पताल में। ये सारी तरक्की उन्हीं ने सैंक्शन लगने के बाद की है, जबकि ईरान जो है वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है उससे बाहर है, यानी वो कोई ट्रेड दूसरे मुल्क से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखा है, वो स्विफ्ट से बाहर है, जिसके माध्यम से ये पेमेंट्स होते हैं, तो वो पेमेंट भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद वो तेल लगातार बेच रहा है, तकरीबन 2-3 मिलियन बैरल पर डे उसका क्रूड जा रहा है, बहुत से देशों को सप्लाई कर रहा है, और उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो किसी भी तरह से सैंक्शंस को ब्रेक करे और प्रोग्रेस तरक्की करे मुल्क की। ईरान भल जो भी बात करी, ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी जंग में जाए, उसने पहले भी किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया है, 200 साल से वो उनकी गवर्नमेंट तो बिल्कुल अमन शांति में रही है। दूसरी, ईरान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो भी सेल्फ डिफेंस, ऑफेंसिव नहीं है उन्होंने जो बनाई। और फिर ये भी है कि ईरान जो है वो एक है कि वहाँ के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, काफ़ी है, और दूसरी तरफ ये भी है कि गुर्बत भी है वहाँ के ऊपर। एक तरफ तो अर्बन पॉपुलेशन में आपको काफ़ी एफ्लुएंस दिखेगा, बड़े-बड़े होटल, रेस्टोरेंट सब भरे रहते हैं, तो दूसरी तरफ गरीबी भी नज़र आती है वहाँ पे, खास तौर से देहातों में लोगों का कहना है। कई शहरों में मैं गया, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो हालात बहुत अच्छे थे। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो उसकी जो पॉलिसी है इज़राइल को लेके, वो इज़राइल को मान्यता ही नहीं देता। उसका कहना ये है कि इज़राइल जो है ये एक इल्लीगली सेटलमेंट है, जिसको कि ब्रिटानिया के साम्राज्यवादियों ने, वहाँ की जो कॉलोनियल पावर थी उस वक़्त, उसने पहली जंग अज़ीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको सेटल वहाँ पे किया, धीरे-धीरे इनको अपने यहाँ की जो समस्या थी यूरोप में यहूदियों के साथ जो हो रहा था, उनको वहाँ से अपने सॉल्व करके यहाँ लाके बसा दिया। और ये फिर बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वयं विथड्रॉ हो गए और इनकी हुकूमत को गठन कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टाइन का जब था, तो उस पीरियड में वहाँ पे इन्होंने बड़ी संख्या में ये जो यूरोप से यहूदी आए थे उनको वहाँ की सेना, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सब में भर्ती भी कर लिया था। तो धीरे-धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी अरबों के हाथ से निकल के 30-40 साल में इन लोगों के पास, सेटलर्स के पास आ गया था, वो बड़ी संख्या में थे, और फिर बाद में ये विथड्रॉ कर गए, उन्हीं ने कब्जा कर लिया, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको ये पावर नहीं है, वहाँ से एक रेज़ोल्यूशन पास होता है और इज़राइल का गठन हो जाता है। फिर उसके बाद अमेरिका, यूरोप और रशिया, सोवियत यूनियन था उस समय, और बहुत से देशों ने इनको रिकॉग्निशन भी दे दिया। ये इज़राइल के पूरे खिलाफ है। उसका मानना ये है कि अमेरिका और यूरोप ने ये अपनी आउटपोस्ट बना रखी है, जहाँ से मुसलमानों को के जो देश हैं, अरब देश जो है खास तौर से, उनको वहाँ पे समस्या क्रिएट करने के लिए, और उनको वहाँ के ऊपर जिनके उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है इज़राइल, और इसकी कोई जगह वो नहीं पाती। ये साफ-साफ वो कहते हैं। और इनके जो समर्थक ग्रुप हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह है, हमास है, या शिया मलेशिया है इराक में, हिज़्ब
शाबी या हूती रेबेल है, वो भी इज़राइल के बहुत सख्त खिलाफ है। और वो ईरान यही नहीं, बल्कि ईरान मना करता है अरब देशों को कि वो अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट न बने। इनका कहना, ईरान का कहना ये है कि इज़राइल इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके पास कोई सॉल्यूशन आपके लिए नहीं है। ये 70 साल से समस्या चल रही है, 75 साल से। अमेरिका चाहता तो कब का इसको सॉल्व कर देता। टू नेशन सॉल्यूशन की भी बात बहुत समय से चल रही, उस पे भी कोई अमेरिका ने प्रेशर नहीं डाला। ये नहीं हो सकता, ईरान का कहना है कि अमेरिका का प्रेशर पड़ने पे इज़राइल कुछ कर सके, इसलिए कि इज़राइल इतना ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर है कि बगैर उसके वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये समस्याएँ हैं वहाँ पे ईरान के साथ, ईरान इनको नहीं मानता। इज़राइल इसीलिए इनके पूरा इज़राइल भी इनके टोटल खिलाफ है, और उसका कहना ये है कि वो इनको ज़रूर किसी न किसी तरह इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करेगा। उसके मतलब ये है कि इनकी जो जंग का तरीका है यूरोप और अमेरिका की, वो यही है कि ये जैसे इराक को उन्हीं ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के नाम पे तमाम पूरे मुल्क को ध्वस्त कर दिया, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसी तरह जैसे कि अफगानिस्तान में भी किया हुआ था, हमने जो देखा था, उसी तरह का प्लान ईरान का कहना ये है कि उसके खिलाफ भी है, और उसने उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी की है। मगर ये है कि वो 2 नेशन से नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद ये कि क्यों ईरान के पीछे ये लोग पड़े हैं, और क्यों ईरान इनके पीछे पड़ा है, वो तो मैंने आपको बताया। ईरान के पीछे ये, ईरान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री। एक तरफ से ये सेंट्रल एशिया का गेटवे है, कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ रशिया है, और इस तरफ जो देखा जाए तो खाड़ी के देश हैं, यानी पर्शियन गल्फ के जो अरब देश हैं। फिर वहां से जो समुंदर है, यानी गल्फ है, हर और जहाँ पे वो हरमुज, जहाँ से पास होके ये तेल जाता है खाड़ी का, सभी देशों का, चाहे वो जितने भी देश हैं, उन सब का तेल वहीं से पास होके जाता है। कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान का भी वो इधर ही से जाता है। अगर वहां के ऊपर क्राइसिस आती है, वो ब्लॉक कर देता है ईरान, तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से ये दो तरफ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 200 साल से यूरोप अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान को डील करके ग्रेट गेम जिसे कहते हैं, और सेंट्रल एशिया पे अपना वर्चस्व बनाने की, मगर अभी तक वो नहीं कर पाए। और इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो ईरान ही है, ये भी सही बात है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान। फिर ईरान के पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। दूसरे गैस के उसके पास दूसरे नंबर पे रशिया, पहले नंबर पे गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ईरान के पास दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे कतर है, फिर दूसरे देश आते हैं। इस तरह से उनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां के ऊपर रहना। फिर ये भी है कि ईरान जो है वो, देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक में जो रिजीम चेंज की थी, उस वक़्त ये कहा था कि वो इज़राइल ईरान की भी रिजीम चेंज करेंगे। उनका मानना ये था कि ईरान अ, और इराक में जो उन्हीं ने पहले पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट लगाई थी, अ, जो लगी थी, जिसके तहत सैंक्शंस लगाए गए थे, उनका कहना ये था कि वो सैंक्शंस फेल हो गए हैं, समय आ गया है अब रिजीम चेंज का। जॉर्ज बुश का प्लान ये था कि पहले इराक को में रिजीम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ईरान, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान दोनों बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान ईरान से। अफगानिस्तान और जो है इराक, दोनों बॉर्डर का बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी है, जो कि पश्चिमी देशों का एक घनिष्ठ मित्र माना जाता है। और उनका ये था कि यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये कि वहाँ पे चल रिसेशन आ, अमेरिका में रिसेशन आ जाने की वजह से इराक के और अफगानिस्तान में 6 ट्रिलियन की का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा इनको, और जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो इनको नहीं मिल पाए, यानी इनके जो हित थे या ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हो पाए। इराक में ये असमर्थ रहे कि वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाने के लिए, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बन पाई। अफगानिस्तान में बनी तो वो इनके इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर पा रही थी। तो ये, लेकिन पॉलिसी में अभी तक बदलाव नहीं आया है।
अमेरिका की कोशिश अभी भी है कि इराक में वो दोबारा से एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट का गठन करना, वहाँ पे उसके फोर्सेस भी इस समय भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये है कि ईरान में रेजिम चेंज की उनकी पॉलिसी बनी और इजराइल इनके साथ खुल के उनका समर्थन करता है। ये जो चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक तरफ तो ईरान अमेरिका का जो गेम प्लान है वो बेसिकली देखा जाए तो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को कंट्रोल करना। ये वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जो है, यहाँ पे तेल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, दुनिया के सभी मिनरल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में। उनका सोच ये है कि अगर सीरिया, इराक, ईरान इन पे कब्जा हो जाता है तो फिर इसके मतलब ये कि पूरा अरब ईस्ट और इनके कब्जे में आ जाता है। खाड़ी के देश और सेंट्रल एशिया भी फिर रशिया नहीं होल्ड कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि इसराइल की मदद से वो अरब ईस्ट का मेजर पार्ट और फिर उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका को कंट्रोल। टर्की नेटो का मेंबर है, वो भले क्रिटिसाइज करता रहता है अमेरिकन इजरायली पॉलिसी को, मगर वो एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता नेटो के मेंबर होने की वजह से, और वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसराइल के साथ तो उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है, उनकी एम्बेसी भी है और कई बार उनके इस तरह के तू मैं चलती रही और फिर बाद में नॉर्मलाइज हो जाता है सिचुएशन। तो ये टर्की, ईरान, इराक, ईरान, इजराइल, ये एक ऐसा वेब है जिससे वो पूरा ये वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका पे अपना कब्जा बना सकते हैं। लेकिन ये है कि इनको प्रॉब्लम ईरान की तरफ से आती है। ईरान स्वयं नहीं आने देता है, इराक को भी रोके हुए है, फिर सीरिया में भी उसका वो रशिया को ले आया है, रशिया उसके साथ जुड़ गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बशर अल असद की रिजीम नहीं बदल पा रही। अब ये देखना है कि ये जंग जो है, इजराइल को एक बड़ा रोल है मिला है, वो उसका मानना ये है कि वो सीरिया में भी उनकी इस समय मदद कर रहा है। लगातार सीरिया में जो वहाँ के जो मिलिट्री ठिकानों है उन पे अटैक करता है और ब्लेम करता है कि ये ईरान का वहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे या ईरान का वहाँ पे बेस था जिसके ऊपर किया, वो दरअसल सीरियन बेस से उसको कंट्रोल कर रहा है और जहाँ जहाँ ईरान या हिजबुल्ला की भी उसको खबर मिलती है वहाँ पे भी अटैक लगातार। लेकिन ईरान अभी भी उसी तरह से सीरिया को भी सपोर्ट कर रहा है और इराक में इनको आगे नहीं दे रहा है। ईरान के जो समर्थक ग्रुप हैं वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, खासतौर से हिजबुल्ला, या देखा जाए तो उनका इराक में जो मलेशिया शिया या फिर उसके अलावा हुती रिबल्स और सीरिया में भी उसके बहुत से समर्थक ग्रुप भी हैं, लोकल लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट के अलावा भी। इस तरीके से एक काफी रोक उसने लगा रखी है अमेरिकन इजराइल को सीरिया में घुसने के लिए या इस क्षेत्र में आने से वो रोक रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा बदलाव आया है, पॉलिसीज बहुत चेंज हुई हैं और वो अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने ईरान से भी रिश्ते अपने अच्छे बना लिए हैं इस समय क्षेत्र में उनका। ईरान के जो संबंध है हमस से कभी अच्छे नहीं रहे, पहले अच्छे थे, फिर उसके बाद जब सीरिया में जब अरब स्प्रिंग आई तो हमस समर्थक जो ग्रुप थे वहां पे, यानी अफगान मुस्लिम से समर्थक हमस और दूसरे जो सीरिया में पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी ग्रुप्स थे, उन्हीं ने खुल के वहां पे जो इस समय रिजीम है बशर अल असद की, उसके साथ और ईरान के साथ लड़ाई लड़ी थी। मगर पिछले कुछ समय में कुछ पैचअप हो गया था, तो ईरान न तो उनको वेपन सिस्टम देता है, न ही कोई ट्रेनिंग का ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि हिजबुल्ला ने उनके लोगों को ट्रेन किया हो थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये भी है कि जो गाजा पट्टी है, ये पिछले 17 साल से इसका इजराइल ने ब्लॉकेड कर रखा। वहां से जितने भी लोग आते जाते हैं अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जो भी जाता है या पैसे जो कुछ भी जाते हैं कतर के माध्यम से वहां जाता है सामान, पैसे, सब कुछ, मगर उस बगैर इजराइल की मदद के वो अंदर नहीं जा सकता। इजराइल ही के थ्रू वो अंदर रफाबाद जो वो है क्रॉसिंग जो है
जो गाज़ा का पार्ट जो इजिप्ट से मिलता है वहाँ से होता है, लेकिन उसके ऊपर चेक्स जो होते हैं वो इज़राइल के होते हैं। जैसे आजकल जा रहा है जो सामान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इसी तरह पहले भी जाता था, चेक करके वो जाते थे। पहले थोड़ी ज़्यादा आसानी से चले जाते थे, कई सौ ट्रक, अब मुश्किल हो रही है। और तो ईरान का बहुत अच्छा सामान उनके पास है। लेकिन हमास ने इतने वेपन और इतने सब सामान जो इकट्ठा किए, रॉकेट, खास तौर से उनके पास रॉकेट ही है और दूसरे वेपन नज़र नहीं आ रहे, या कुछ ड्रोन्स भी हैं। और वो उन्हीं ने स्मगलिंग की है। हमास बार-बार टनल बना के बाहर निकल जाता था उनके लोग, इज़राइल से भी और इजिप्ट के माध्यम से भी, और सी के भी माध्यम से वो निकल जाते हैं, बिकॉज़ सी, उसका एक रास्ता सी से मिलता है। एक पार्ट जो है गाज़ा स्ट्रिप का मेडिटेरेनियन की तरफ से, बहुत सुंदर एरिया है ये। तो ईरान का कहना का मानना ये है कि उसने उनको सप्लाई नहीं की है, मगर उनको मॉरल सपोर्ट पूरी देता रहता है। अब देखना ये है कि किस कल ये ऊँट बैठता है। क्या ये जंग क्षेत्र में पूरे फैलती है? अगर पूरे क्षेत्र में फैलती है तो इसका बहुत भयानक होती है, इसके नतीजे भी बहुत बुरे होंगे। उसका वजह ये है कि ये जो है क्षेत्र बहुत वॉलेटाइल है, यहाँ पे बहुत से मिलिटेंट ग्रुप भी हैं, आतंकवादी संगठन भी हैं, हर तरह के हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि इन लोगों के पास वेपन्स भी बहुत से हैं, अल-कायदा भी वहाँ पे मौजूद है, फिर आईएसएस के भी स्लीपर सेल्स हैं, सब एक्टिव हो जाएँगे और तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी समस्या सबके लिए खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज की इस बातचीत में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही हम एक नया वीडियो लेके आएँगे, जिसमें हम दूसरे देशों का जो ख़ास तौर से इस समस्या से जो जूझ रहे हैं, जो उनके जो स्टेटमेंट, ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका की हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका ने समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम को देखा, हम आपके आभारी हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि आप, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने, एक तो पहले आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और दूसरा ये कि इसको औरों के पास भी भेजिए, प्रमोट कीजिए, हमको उससे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।